पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, चैप्टर 6 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं और स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम, यह आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से उठी हुई होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई तथा खड़ी ढाल वाली पहाड़ों को पर्वत कहा जाता है। मतलब याद रखिएगा कि 600 मीटर से ऊपर खड़ी वाले ऊंची स्थल भूभाग को पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, और पहाड़ कहा जाता है। और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। सबसे पहले हिमालय हो गया, बहुत है नाम बताएंगे। आप लोग खोज के भी रखिएगा, आप लोग का भी कुछ काम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्थल के कुछ रूप दिखेगा। ठीक है, एक ही फिगर में आपको सब चीज़ दिख जाएगा। ठीक है, क्या है कि जैसे ये हो गया आपका वाटर लेवल, ये हो गया स्थल लेवल। ठीक है, ये हो गई आपका घाटी। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच के जो भाग होते हैं उसको घाटी कहा जाता है। और जो 600 मीटर से कम हाइट वाले को पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और कुछ 50 मीटर, 100 मीटर या 150, 200 मीटर ऊपर जो होते हैं, ठीक है, जो स्थल भूभाग से ऊंचे तो हैं, ठीक है, लेकिन वो समतल हैं। ठीक है, कहीं भी आपको नुकीले तरीके से ऊपर उठा हुआ नहीं दिखेगा। ऐसे भूभाग को हम लोग पठार कहते हैं। और ये झील है। ठीक है, और ये आपकी नदियां हैं। ठीक है, ये होगी पर्वत श्रृंखला और पर्वत और पहाड़, इन सब में बहुत फर्क है और पहाड़ी में बहुत फर्क है। ठीक है, इसलिए आप बारीकी से कोई भी चीज़ आराम समझिएगा। ठीक है, अब देखिए जल संधि। ठीक है, जल संधि कैसे हम समझेंगे, से देखिए ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है। ठीक है, तो ये नदी अपने साथ बहुत सारे इन पहाड़ियों से जो धूल कंकड़ पहाड़ों को काट काट के अपने साथ बहुत सारी गाद लाती है। और ये गाद लाते 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 जब ये बड़े बड़े नदियों से या फिर बड़े बड़े समुद्रों से मिलती है तो वो गाद ला करके अपने ही रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। और इन्हीं कोशिशों की वजह से क्या होता है कि इन नदियों के जहाँ पर ये नदी जब समुद्र में गिरती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वही गाद इकट्ठा हो जाता है और कहीं कहीं से पानी निकलता है और कहीं पे आपका जमीन जैसा स्थल बन जाता है। इसलिए इसको नदी मुहाना कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या हो गया कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, तट हो गया क्या कि जो समंदर और आपका भूभाग है उससे किनारे लगने वाले को हम लोग तट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये हो गया तट। ठीक है, प्रायद्वीप समझ ही गए। ठीक है, और द्वीप क्या हो गया है कि वैसा जैसे यही डेल्टा है, ये डेल्टा है। ठीक है, अगर यही डेल्टा ये यहाँ से क्या हो, ये जो डेल्टा है फिर से देखिएगा आप, ये हम कर देते हैं आपको यहाँ से, ये डेल्टा है। इस डेल्टा में यहाँ से पानी ये हो जाए, बंद हो जाए और यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है वो स्थल बन जाए। ठीक है, और ये चारों तरफ इसके पानी हो जाए तो यही डेल्टा जो है द्वीप बन जाता है। बिल्कुल वही है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये रहा आपका समुद्र। ठीक है, दूसरी या बाहरी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने तथा टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं।
ठीक है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग को नोट करना चाहिए, ठीक है, कि अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। सही बात है। पहाड़ों से जब वो धीरे धीरे घिसते 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 एकदम क्या हो जाए कि घिसते मतलब अपने से नहीं घिसते, वहाँ से नदी आती है, ठीक है, और नदी जब उतरती है तो पहाड़ कटते चला जाता है और वो बहुत लाखों सालों तक वो कटते कटते क्या होता है कि एकदम सतह बन जाता है, ठीक है। और इनका अगर फिर से आप चाहते हैं कि पहाड़ ये बन जाए तो वापस जो भी चीज़ अगर नीचे आई है गाद बन करके नदियों के सहारे, वो वापस उन पे रख दिया जाए, ठीक है, तो ये फिर से हम कह सकते हैं कि वो निर्माण हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया को निक्षेपण कहा गया है, ठीक है। तो ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाइयों एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों के वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्रकृति ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से पहाड़ों की सतह को जब आप चढ़ोगे, पहुंचोगे, तो क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है और बादलों से भी कुछ कुछ पहाड़ें जो हैं ऊंची होती हैं। इसी वजह से आप ऊंचाई पर जब जाओगे तो जलवायु ठंडी होती जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं और जिन्हें आप नहीं देख सकते, ठीक है। कठोर जलवायु होने के कारण जो है वो क्या है कि होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ के धरातल खड़ा ढाल वाला होता है, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला नाम से भी जाना जाता है। ये रहा आपका श्रृंखला। वलित पर्वत, अब भूप्रपट्टी भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय यंत्र समानांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मतलब हिमालय कहाँ, तो हिमालय हो गया आपका एशिया में, और आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ है, यूरोप में है, और आपका एंडीज कहाँ हो गया, तो दक्षिण अमेरिका में हो गया। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है, मतलब कि वो लगातार बड़ी हो रही है, उसकी ऊंचाई बड़ी होते जा रही है, ठीक है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी एवं वलित पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वो आपका वलित पर्वत है। आप इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। सबसे पुरानी पर्वत कौन है, तो वलित पर्वत कहाँ की, तो अरावली की, ठीक है। और अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार जो है दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, ठीक है। तो वलित पर्वत आपका एक हो गया अरावली पर्वत, जो विश्व का सबसे पुरानी वलित पर्वत है, क्योंकि यह लगातार घिसते चला गया। और अपलेशियन जो है वो उत्तरी अमेरिका का, और रूस का यूराल पर्वत जो है वो गोलाकार दिखाता है। ये तीनों के तीनों क्या हो गए कि आपका वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भूभाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्तखंड यानी हॉर्स्ट, और नीचे धंसे हुए खंडे को द्रोणिका, भ्रंश यानी ग्रावेण कहा जाता है।
यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। यूरोप के राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत जो है वो इस तरह के भ्रमणोत्सव पर्वत के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो भ्रमणोत्सव पर्वत पहले हम समझेंगे फिर से कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ठीक है, पर्वतों का, ठीक है, और वो टूटने से ऊर्ध्वाधर यानी बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर देखिए आप यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जब ये टूट जाता है तो कुछ पार्ट जो है ऊपर उड़ जाता है और कुछ पार्ट नीचे, ठीक है, जैसे ये पर्वत था, ठीक है, कुछ अंदर इंटरनली फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये वाला पार्ट नीचे की तरफ हो गया और ये दोनों पार्ट, ये भी ऊपर उठ गया और ये भी ऊपर उठ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया, भ्रमणोत्सव पर्वत, और ये हो गया द्रोणिका भ्रंश, ठीक है, याद रखिएगा। और यूरोप के राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनता है। अफ्रीका के माउंट किलिमांजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है, ठीक है। तो भ्रमणोत्सव पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत आपको पता है, ठीक है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जलों के लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पानी, बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वैदिक कृषियाँ के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में से ईंधन, चारा, ठीक है, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में कुछ स्थित कुछ ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? ये हो गया अगला पार्ट, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत फिर से हम देखते हैं सही से, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत है ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त बने बादल, ठीक है। मतलब क्या है, लावा बम किनारों से निकली पिछली गली चट्टानें, ठीक है। ये क्या होता है ना कि पृथ्वी के अंदर यानी एकदम बिल्कुल अंदर, ठीक है, बहुत सारे मैग्मा पाए जाते हैं, मोल्टेन मैग्मा, ठीक है। तो वो इंटरनली किसी फोर्स की वजह से वो कोई ऐसा वीक पॉइंट देखते हैं अर्थ का, ठीक है, कि उस वीक पॉइंट को, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, ठीक है। और वो प्रेशर हमेशा, क्योंकि अगर इंटरनली प्रेशर हाई है, ठीक है, और एक्सटर्नली प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी चीज़ जो है वो फ्लो करता है। तो इस वजह से अर्थ के अंदर भी मोल्टेन मैग्मा जो है काफ़ी हाई प्रेशर में होता है और वो वीक पोर्शन दिखता है, ताकि उस वीक पोर्शन से वो अपने प्रेशर को मेंटेन करे, और ये वीक पोर्शन उसे पर्वतों से बहुत ईजिली मिल जाता है देन स्थलखंड से, ठीक है। इसलिए हमेशा ज्वालामुखी जो है वो पर्वतों पे ही, हम कह सकते हैं कि लगभग पर्वतों में ही फटती है, ठीक है। जैसे जापान का फ्यूजियामा हो गया, ठीक है। ये सब पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। पठार पर्वत, ठीक है। पठार अब क्या है, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारों होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पठारों की तरफ पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारीय भागों में ही स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार
में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज बहुत बड़े भंडार में पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। अब भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित डुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षक होते हैं। मैदान, ठीक है, मैदान क्या है, तो मैदान आपका हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, मैदान ये रहा आपका, ठीक है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल, कुछ तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, ठीक है। सामान्यतः क्या है, मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदान नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान एवं चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसका प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने, खेती के लिए समतल भूमि प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग, स्थलों रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना और घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटना के बारे में जागरूक पैदा करके हम इनमें आने वाले खबरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। पता इस स्थल का उपयोग गलत तरीके से किया गया हो क्या तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इस प्रकार की हमें लोग कूड़ा किसी भी भूमि में या पानी फेंक देना जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोगी के लिए नहीं है, ये हमारे कर्तव्य हैं कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। सही बात है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों के सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, जब रहा एक फिगर और, ठीक है। चित्र 1 से 10 को ध्यान दीजिए। देखिए, प्रत्येक के लिए एक व्याख्या लिखे है, ठीक है। ये सब आपके लिए है, सब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।